ओके, सो हमने क्या कवर अप किया था देखते हैं. सो वी हैव सीन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, which has been implemented in India from 26 January 1950. Indian Constitution is said as a supreme authority of the all the laws. जो भी लॉ निकल के आते हैं वो सब कॉन्स्टिट्यूशन से निकल के आते हैं. कोई भी इंडिया में कानून बनाना होगा, लॉ बनाना होगा, तो पहले आपको चेक करना है वेदर वी आर हैविंग अ पावर फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन. तो कॉन्स्टिट्यूशन अगर आपको अलाउ कर रहा है देन यू कैन मेक द लॉ एंड यू कैन कलेक्ट द टैक्स ऑब्वियसली. और जो बाकी की प्रोविजन है वो भी पैरेलली आपको अप्लीकेबल हो जाते हैं. यहाँ पे एक आपको आर्टिकल मिलेगा, आर्टिकल नंबर 265. यू कैन चेक आउट द वर्डिंग्स. इसका वर्डिंग्स वो रिस्ट्रिक्टेड आर्टिकल है. नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट अंडर अथॉरिटी ऑफ लॉ. दो दिस इज द रिस्ट्रिक्टेड आर्टिकल. फिर से वर्डिंग देखते हैं. नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट अंडर अथॉरिटी ऑफ लॉ. तो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बोल रहा है किसी भी गवर्नमेंट को कि जब तक आपके पास लॉ ना हो तब तक आप टैक्स वसूल नहीं कर सकते. तो पहले आप लॉ बनाइए और फिर टैक्स वसूल कीजिए. वरना मोदी जी बोलेंगे हाँ मुझे वो शादी पे जो टैक्स लगाना था मैं लॉ नहीं बनाऊंगा, मैं तो कल से वसूली चालू कर दूंगा, सुबह ही बैठ जाऊंगा. तो कॉन्स्टिट्यूशन मोदी जी को क्या बोलेगा, मोदी जी रुकिए, आर्टिकल 265 क्या बोल रहा है देखिए जरा. नो टैक्स शैल बी लेविड. आप टैक्स नहीं लगा सकते. कब तक? जब तक आप लॉ नहीं बनाओगे. तो मोदी बोले ठीक है मैं लॉ बना देता हूँ, सुबह सुबह पार्लियामेंट में जाऊंगा और लॉ बना दूंगा. वहां पर जाने से भी आपका काम नहीं होगा. क्यों? सिर्फ पार्लियामेंट में जाने से आप कोई भी लॉ नहीं बना सकते. फिर से आपको कॉन्स्टिट्यूशन को जाके पूछना पड़ेगा. मोदी जी पूछेंगे मुझे बताइए क्या मैं शादी पर टैक्स लगा सकता हूँ या उसका लॉ बना सकता हूँ. कॉन्स्टिट्यूशन बोलेगा रुको लिस्ट चेक कर लेते हैं. तो लिस्ट चेक करने के लिए हमें जाना फिर से कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल नंबर 246, उसमें शेड्यूल नंबर 7. और मोदी जी की लिस्ट देखनी है. मतलब कौन सी लिस्ट हम चेक करेंगे? पहली वाली लिस्ट 1 विच इज नोन एज व्हाट, यूनियन लिस्ट. तो मोदी जी बोली ये रही आपकी लिस्ट, एंट्री नंबर 1 से लेकर 97 तक. मैंने आपको लिस्ट भी दिखा दिया था पीडीएफ में. इसमें देखिए क्या कहीं पर लिखा है कि आप शादी पर टैक्स ले सकते हो. तो मुझे जी पूरा लिस्ट देखेंगे, नहीं इसमें तो नहीं है. तो फिर आप लॉ नहीं बना सकते, चले जाओ घर पे वापस. तो इस लिस्ट में जब तक वो मैटर नहीं होता तब तक वो लॉ नहीं बनाया जा सकता. ये जैसे लिस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट या पार्लियामेंट के लिए है अंडर द लिस्ट 1, वैसे ही लिस्ट 2 भी है जो किसके लिए है, स्टेट गवर्नमेंट के लिए. स्टेट लिस्ट कहा जाता है. स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक द लॉ. सारे एमएलए मिलकर यहाँ पर लॉ बनाएंगे महाराष्ट्र के लिए. जैसे यहाँ पे स्टेट का भी बजट आता है कभी, अगर आपने देखा होगा. तो यहाँ पर भी एक लिस्ट दी है. इसमें जो भी मैटर दिया गया है उस मैटर से रिलेटेड लॉ कौन बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट इन ए शॉर्ट टर्म. तो दोनों का लिस्ट अलग अलग बनाया ताकि आपके बीच में कोई झगड़ा ना हो. कई बार कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द न्यू लॉ. तो हम लिस्ट चेक करेंगे और उस हिसाब से लॉ बनाएंगे. ना इफ वी कम टू द इनकम टैक्स. इनकम टैक्स हमें कहाँ मिला, लिस्ट 1 में. व्हाट इज द एंट्री नंबर, एंट्री नंबर 82 टॉक्स अबाउट taxes on income other than agricultural income. So constitution itself says the central government cannot make the law related with the agriculture income. आप टैक्स वसूल नहीं कर पाओगे. कल जाके किसी ने बोल भी दिया कि नहीं मैं टैक्स लगा दूंगा, नहीं लगा पाओगे. हाँ अगर लगाना है एग्री इनकम के ऊपर टैक्स तो कौन लगा सकता है, स्टेट गवर्नमेंट, बिकॉज दैट इज गिवन इन द स्टेट लिस्ट 2, उसमें दिया गया. तो टैक्सेस ऑन इनकम इस हिसाब से ये एंट्री आ गई. सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया. जैसे मैंने आपको बोला था भले यहाँ पे 1961 का एक्ट है बट इससे पहले भी था, 1922 का भी था, उससे पहले भी था. तो पुराने वाले लॉ तब तक हम यूज़ कर रहे थे. सो इफ यू सी अबाउट द इनकम टैक्स लॉ, उसमें क्या क्या आता है. फर्स्ट इनकम टैक्स एक्ट 1961, 298 सेक्शन. सारे हमें याद नहीं रखने, जो मैं आपको मार्क करवा दूंगा बोलूँगा ये इंपॉर्टेंट, उतने आपको कंपलसरी याद रखना है. उसके बाद इनकम टैक्स रूल्स है. उसका काम क्या होता है, रूल्स का एडमिनिस्ट्रेशन. एक्ट बता के चला जाता है बट वो काम कैसे करना है वो आपको रूल्स बताएंगे. एनुअल फाइनेंस एक्ट गिव्स व्हाट, अमेंडमेंट्स. एज इट इज अ सोशल लॉ एवरी ईयर देयर आर समथिंग चेंजेस. कुछ ना कुछ तो चेंजेस रिक्वायर्ड है, वो सारे चेंजेस हर बार बजट में होते हैं. नोटिफिकेशंस,
इट इज़ गिव द इफेक्ट ऑफ चेंजेस और अपडेट यू अबाउट द चेंजेस। कुछ बदला हुआ है आपके भी मोबाइल में, कुछ चेंजेस आए हैं, जैसे नया अपडेट आया है मोबाइल में, वो भी वहाँ पे पॉपअप हो जाता है सब नोटिफिकेशन। व्हाट्सएप में न्यू मैसेज आया है अबाउट द चेंज, इट गिव यूज द इंफॉर्मेशन टू द नोटिफिकेशंस। सर्कुलर्स का काम क्या होता है? हाँ, आइदर टू गिव द क्लैरिटी यू कैन से, या कहीं ऑलरेडी कन्फ्यूजन है तो वो हटाने का काम सर्कुलर किया जाता है। सर्कुलर्स आर इशूड बाय द सीबीडीटी, फुल फॉर्म सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इज द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। इनके अलग अलग जगह पर ऑफिसेस होते हैं। जब भी आपने मूवी में देखा होगा कि रेड पड़ती है, तो रेड के लिए इंसान कहाँ से आते हैं? तो जो सीबीडीटी के ऑफिस है वहाँ से वो लोग इकट्ठा करते हैं, अलग विद द पुलिस डिपार्टमेंट की गाड़ी उनकी भी होती है, और सब लोग रेड के लिए चले जाते हैं। यहाँ का नियर बाय ऑफिस मैंने बता दिया, पिंपरी चिंचवड़ में हमारे पास एक ही ऑफिस है इनकम टैक्स का, पुणे में 4-5 जगह पर अलग अलग जगह पर है। ये मैंने आपको लोकेशन भी बता दिया, चेक कर लेना एक आध बार। यहाँ से इस संभाजी चौक से नीचे की तरफ जाना है, पुलिस स्टेशन होगा सामने, उसके अपोजिटली कौन सा ऑफिस मैंने बताया? सीबीआईसी का, एक्साइज कस्टम का, और उसके एग्जैक्टली बगल में सीबीडीटी का ऑफिस है। आप जाके घूम के आ सकते हैं अंदर, यू कैन चेक आउट द ऑफिसर्स। सो दीज आर द ऑफिसर्स हु कम्स फॉर अ रेड, वही लोग रेड के लिए आते हैं अंदर जो होते हैं। देन जुडिशियल डिसीजंस टू गिव द जस्टिस मे बी टू द डिपार्टमेंट और यू कैन से टू द असेस। सो इनिशियल लेवल, लोअर लेवल पर कभी आपके साथ ऐसा होगा कि द ऑर्डर इज अगेंस्ट द असेस, कुछ अलग हुआ है, गलत हुआ है एसएससी के साथ, ऐसा एसएससी को लग रहा है मेरे साथ गलत हुआ है, सो यू कैन फाइल द अपील। एक तरह से आप बोल सकते हो अपर लेवल पे मैं कंप्लेंट कर रहा हूँ, तो पहली अपील जाती है कमिश्नर अपील, उन्होंने भी आपकी बात नहीं सुनी तो आगे IT8 इनकम टैक्स एपेलेट ट्राइब्यूनल, उन्होंने भी आपकी बात नहीं सुनी, और उन्होंने भी नहीं सुना होगा तो सुप्रीम कोर्ट, तो उन्होंने नहीं सुना होगा तो वहाँ ही बात खत्म हो जाती। द जस्टिस गिवन अथॉरिटी इज द लास्ट सुप्रीम कोर्ट, सो दिस विल बिकम द लॉ ऑफ लैंड। तो आई थिंक सिलेबस में 4-5 जगह पर सिर्फ आपके ऐसे केस लॉ है, बाकी बहुत ज़्यादा नहीं, फाइनल लेवल पे बहुत ज़्यादा होता है, आपको केस लॉ याद रखने पड़ते हैं। देन वी हैव सीन द डेफिनेशन असेसी, सेक्शन 2 क्लॉज 7। असेसी मीन्स, मैंने पूरा पढ़ा नहीं था बट मैंने बताया, द असेसी मीन्स अ पर्सन, पहला पार्ट मैंने बताया था, पर्सन लाइबल टू पे अ टैक्स, द पर्सन लाइबल टू पे अ टैक्स, तो जिसके पास टैक्स की लाइबिलिटी आ गई वो तो असेसी बन जाएगा। बाकी भी है, रिफंड है, लॉस है, वो वगैरह बाद में देखेंगे। और उसके बाद हम इस फॉर्मेट पे आ गए थे। चलो हमें कैलकुलेट क्या करना है, एट द एंड ऑफ द सिलेबस ऑल्सो दिस टेबल विल रिमेन द सेम। पूरा सिलेबस होने के बाद एक्चुअली ये आता है वैसे तो। कॉम्प्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ असेसी, क्या आप लोग भी असेसी बन सकते हो? यू आर इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग हो आप सब लोग, राइट? तो अगर आपने भी पैसा कमा लिया, हो सकता है वेदर यू कैन अर्न द इनकम ड्यूरिंग दिस पीरियड मोर देन बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, 5-6 लाख रुपए आ भी सकता है। वो ड्रीम 11 वाले लोग ऐसे ही गलती से लगा दिया और 1 करोड़ रुपए जीत गए, पॉसिबल है ना, तो वो भी हो सकता है। लॉटरी ऐसे ही खरीद ली और लग गई 50 लाख की, 10 लाख की, सो यू मे हैव अ इनकम जहाँ पर आपको टैक्स पे करना पड़े, तो आप एसएससी बन सकते हो। नाउ फॉर AY एंड PY, ये वाली कंसेप्ट समझते हैं। यहाँ पे मिलेगा आपको प्रीवियस ईयर, चलो आप लिखो ये वाला राइट डाउन, प्रीवियस ईयर एसएससी डेफिनेशन है, प्रीवियस ईयर। इन अ प्रैक्टिकल लाइफ आज भी ये कंसेप्ट मेरे क्लाइंट को मैं समझा नहीं पाता, तो जब भी अगर मैं फाइनेंस मिनिस्टर बन गया भविष्य में, या आप बन गए, तो ये कंसेप्ट पहले हटा देना, एंड विल कीप ओनली द 1 ईयर। बता देता हूँ मैं क्यों। तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर इज नथिंग बट अ फाइनेंशियल ईयर, सिंपल भाषा में मैं इसे बोलूँगा फाइनेंशियल ईयर, बट आपको इनकम टैक्स में इसे क्या यूज़ करना है, प्रीवियस ईयर। ये ऐसा ईयर है जिस ईयर में आप इनकम कमाते हो और जिस ईयर का आपको टैक्स कैलकुलेट करना है, दैट इज द फाइनेंशियल ईयर। जैसे अभी रिसेंटली कौन सा फाइनेंशियल ईयर खत्म हो चुका है, कंप्लीटेड 23-24, तो आप उसके नीचे लिखिए फिलहाल PY 23-24 इज इक्वल टू FY 23-24, दोनों एक ही होता है।
जब मैं आपको बोलूँ PY 23-24 का कैलकुलेट कीजिए इनकम, इसका मतलब ये फाइनेंशियल ईयर 23-24 का ही कैलकुलेट करना है। अब मुझे बताइए फाइनेंशियल ईयर PY 23-24 है, तो ये शुरू कहाँ से होगा और एंड कहाँ पे होगा वो भी लिख दीजिए नीचे, डेट के साथ बताना है आपको। ओके, राइट डाउन, स्टिल राइट डाउन 1 April 23, ended with 31st March 24। तो लॉ बोल रहा है इस पूरे साल भर में हम पैसा कमा लीजिए, ठीक है। सो दिस इज योर प्रीवियस ईयर जिसमें आप पैसा कमाओगे। तो 1 अप्रैल से लेकर जैसे भी आपको भी बोला जाए फाइंड आउट द टोटल इनकम फॉर PY 23-24, ऐसा मैं अगर आपसे सवाल करता हूँ तो आपको क्या करना है, डायरी लेनी है। कहाँ से शुरू हुआ था, 1 April 23 डेट लिखना है टू 31 मार्च। अब रिकॉल करने की कोशिश करेंगे, अरे लास्ट टाइम ये मेहमान आए थे, उन्होंने 10,000 मुझे गिफ्ट दिया था, कौन से तारीख को दिया था, शायद 15 जनवरी 24। तो ये कौन से ईयर में आएगा मुझे बताइए, 15 जनवरी 2024। वेदर कमिंग इन दिस पीरियड, हाँ। तो मैं बोल दूंगा इस पीरियड में वो 10,000 एक ऐड हो गए। फिर मेरे सेविंग बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट भी आया था 100 रुपये, वो भी इसी पीरियड में आया था, तो इसी पीरियड का। फिर आप, हाँ, उससे पहले भी मेरे एक चाचा आए थे, उन्होंने ना 15 मार्च 2023 को मुझे 5,000 रुपये दिए थे पॉकेट मनी, 15 मार्च 2023। So whether this income 15th March 23 will come under this financial year? नहीं, इस पीरियड में वो नहीं कमाया, क्योंकि ये पीरियड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। और मैंने कौन से डेट की बात की, 15th March 23, नॉट 24। तो ये बताइए जो 5,000 का मेरा इनकम है, ये कौन से फाइनेंशियल ईयर में आपने कमाया, 22-23 लास्ट ईयर। समझ में आ रहा है क्या, आगे आगे आप बोलोगे मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये आसान चीज़ है, बट मुझे पता आगे जाने के बाद आपके साथ क्या होता है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। So now this income I can say this I have earned in the PY 22-23, right? कोई आपको कहीं डायरी मिल गया, हाँ 2020 में, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लेट्स अज्यूम दैट ऑन 1 April 2012 कहीं डायरी में मिल गया, मेरे दादाजी ने मुझे गोल्ड चेन दिया था वर्थ ₹1 लाख। तो कौन से फाइनेंशियल ईयर में जाएगा वो, 12-13 में, क्योंकि वो 1 April 2012 में है, तो वो चला गया 12-13 में। तो किसी भी फाइनेंशियल ईयर का आप इनकम निकाल सकते हो, ईयर वाइज वो अलोकेट होगा। अगर मैंने आपको बोला पिछले 5 साल का आपका इनकम निकालिए, सो यू राइट FY 21, 22, 23, 24, और उसके सामने आप उसका इनकम लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद असेसमेंट ईयर क्या होता है, ये इनकम टैक्स ने निकाली हुई कंसेप्ट है। असेसमेंट ईयर मतलब उनका ऐसा लॉजिक है कि आप पूरे PY में इनकम कमाइए और उसके अगले साल हम टैक्स कैलकुलेशन करेंगे, सिर्फ आपको कमाना नहीं है अगले साल, इन द नेक्स्ट ईयर विल जस्ट कैलकुलेशन, इसलिए हम उसे बोलते हैं असेसमेंट ईयर। जैसे आपके रिजल्ट में आता है, मैं एक सिंपल बता देता हूँ, 12th का रिजल्ट आता है, मैं बोलूँगा पासिंग मंथ बता दीजिए, तो आपकी एग्ज़ाम हुई फेब में और रिजल्ट आया अप्रैल में, बताइए पासिंग मंथ फॉर 12th, फेब्रुवारी परीक्षा दिली आणि एप्रिलमध्ये रिझल्ट आला, फेबी बोलोगे का अप्रैल यही कन्फ्यूजन स्टार्ट हो गया, कोई बोलो सर अप्रैल ना, अप्रैल में रिजल्ट आया तो पास तो मैं अप्रैल में हो गई, पहले थोड़ी मुझे पता था कि मैं पास होने वाली हूँ। कोई बोले सर पेपर तो फेब में लिखे हैं, बट चेक अप्रैल में हुए, कॉन्फ्लिक्ट। सो इन दिस केस सर्कुलर इज रिक्वायर्ड। कन्फ्यूजन जहाँ पे होता है, सर यहाँ पे लिखना है ये फॉर्म में पासिंग मंथ एंड ईयर, कौन सा वाला लिखूँ, फेब वाला लिखूँ या अप्रैल वाला, होगा या नहीं होगा कन्फ्यूजन। मान लो उसके ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट होने वाला है, उसके मार्क्स मिलने वाले 10 मार्क्स उस क्वेश्चन के लिए, तो पूछोगे ना, सिंपल होता उसके लिए तो आपने कुछ तो लिख दिया होता, बट इफ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट तो आपको पूछना पड़ेगा। तो वैसे ही यहाँ पर है, लॉ बोल रहा है आप PY में कमाइए। PY खत्म कब होता है आपका, जैसे अभी वाला जो था PY 23-24 31 मार्च 24 को खत्म हो जाएगा। इमीडिएटली फ्रॉम द नेक्स्ट डे यू कैन मेक द असेसमेंट कैलकुलेशन, वो सब क्या सब कर दो, और अगले साल में
असेसमेंट आप कर सकते हो। इसलिए उनका कहना है नेक्स्ट टू द पी वाई इज ऑलवेज द असेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए वाई इज 24-25 रिलेटिंग टू पी वाई 23-24, तो उसके नीचे लिख दिया असेसमेंट ईयर फॉर पी वाई 23-24, मैं बोल रहा हूँ वैसे लिखना, असेसमेंट ईयर उसके नीचे लिखिए फॉर पी वाई 23-24 the assessment year will be 24-25। कुछ नहीं, वो सिर्फ नाम के लिए दोनों साल लिखने, एक पी वाई और उसके अगले साल वाला ए वाई। इसलिए तो मैंने बोला आज भी 1961 का लॉ है, आज भी मुझे क्लाइंट को समझाने नहीं आता ये कौन से साल का आईटीआर मैंने आपके हाथ में दिया है, मैं उसके हाथ में एक फॉर्म देता हूँ, फाइल देता हूँ, वो पूछते सर ये कौन से साल का आईटीआर है। अब मैं पीवाई में कभी कभी बता देता हूँ, कभी कभी एवाई में, मैंने पीवाई में बताया 23-24, सर यहाँ पे तो ऊपर 24-25 लिखा है, बिकॉज ऊपर क्या लिखा होगा, ए वाई लिखा होगा। अगर मैं उसको ए वाई मतलब 24-25, सर अभी तो वो कंप्लीट होना बाकी है ना, आपने एडवांस में ही भर दिया क्या 24-25, दिस इज द कन्फ्यूजन प्रैक्टिकली। इसलिए मैंने बोला जब मैं फाइनेंस मिनिस्टर बन जाऊंगा ना तो ए वाई पहले कंसेप्ट ही यहाँ से उड़ा दूंगा, आई विल कीप ओनली द पी वाई, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा पूरे लॉ में, बट एनीवे है तो मुझे समझाना पड़ेगा। हाँ, अब फिर से थोड़ा सा, अगर मैं आपको पूछ रहा हूँ क्वेश्चन क्या है, देखो ठीक से, मैं अगर आपसे पूछ रहा हूँ मुझे आपका ए वाई 24-25 का इनकम बताइए, ए वाई 24-25 का इनकम बताइए, तो मुझे बताइए आपका जो पीरियड होगा इनकम का वो कहाँ से कहाँ तक का होगा आपका 23-24, राइटली सेड, मतलब कहाँ से कहाँ तक 1 अप्रैल 23 से लेकर 24, वो हमारे लिए डेट इंपॉर्टेंट, ए वाई हमारे लिए मैटर नहीं करता। नेक्स्ट, इफ आई एम आस्किंग द क्वेश्चन फाइंड आउट द इनकम फॉर ए वाई 22-23, ए वाई 22-30 का आपको इनकम निकालिए, आपने कहीं ना कहीं डायरी में मेंशन जरूर किया होगा, तो आप क्या करोगे, पी वाई कौन सा 21-22, मतलब कौन से तारीख से लेकर कौन से तारीख तक 1 अप्रैल 2021 टू 31 मार्च 22, तो कैलेंडर निकाल के देखोगे, उसमें देखोगे इस तारीख से लेकर इस तारीख तक मैंने कहाँ कहाँ कितना पैसा कमाया। ठीक है, तो ऐसा बैक में जाकर आपको पी वाई आइडेंटिफाई करना। ठीक है, इसलिए देखो यहाँ पर आपको मिलेगा, हम ये दोनों चीज़ें कई बार लिखते हैं, एसएससी का इनकम निकाल रहे कौन से पी वाई का, मतलब ही कौन से ए वाई का, ये दोनों चीज़ें हमेशा आपको लिखनी है। पूछते समय ये कैसे भी पूछा जा सकता है, इट माइट बी आस्क्ड इन द फॉर्म ऑफ पी वाई या ए वाई। चलो अभी इसमें किसी को डाउट है, डाउट नो, रैंडमली अब किसी को भी पूछ लो। चलो तुमचं नाव विसरलो मी, हाँ रिद्धि, पहला यहाँ पर मान लो 1 सितंबर 23 है, ये कौन से पी वाई में जाएगा, दिस इज जस्ट लेट्स अज्यूम दैट, या ठीक है रुको एक मिनट, इसके इस पार्ट में मैंने लेता हूँ, उसके नीचे लेता हूँ, इनकम अर्न और डेट। ठीक है, आपने इनकम कमाया 80,000 और वो कमाया है 15 मार्च 21 को। इनकम कब कमाया, 80,000 का इनकम आपने कमाया कौन से तारीख को, हाँ ऐसी डेट होती है, मेनी टाइम्स आपके जो पेरेंट्स होते हैं, मेरी मम्मी तो कैलेंडर पे लिखा करती थी, जो आपका कैलेंडर होता है कुछ आया गया तो हिसाब उसी के ऊपर, तो वैसे 15 मार्च 2021 के कैलेंडर में मिल गया 80,000 रुपये का कुछ तो इनकम आया था, लॉटरी लगी।
तो मुझे बताइए ये जो इनकम है ये कौन से पी वाई में कमाया गया है, विच इज़ द पी वाई 20। हाँ एक बार पी वाई मिल गया, ए वाई आसान है, ए वाई पूछूंगा तो उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ए वाई इज़ द नेक्स्ट टू द पी वाई, तो ए वाई इसका कौन सा होगा, ए वाई डायरेक्टली नहीं ढूंढना, हमेशा पहले पी वाई ढूंढना है। अगेन 90,000, let's say this is on 18th September 22। पी वाई बताइए कितना, सितंबर 22 है, 22 23, और अगर इसका पी वाई 22 23 है तो ठीक है। तो आपको क्वेश्चन पी वाई में पूछा गया तो उसका अगला साल हमेशा ए वाई होगा, नथिंग बट द असेसमेंट ईयर विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट ईयर, ऐसा लॉ बोलता है कि आप पूरा लिखो। जैसे आपके जो भी एग्जाम के पेपर्स होते हैं क्या इंस्टेंटली वेरीफाई होते हैं क्या, चलो पेपर लिख दिया और वहीं के वहीं एग्जामिनर बैठ गया, रुक यहीं पर अभी के अभी मैं चेक कर लेता हूँ। तो यूजुअली ये कब चेक होते हैं, मे बी आफ्टर 1 मंथ 1.5 मंथ, तो वो जो डेट था दैट इज द डेट ऑफ एग्जाम एंड डेट ऑफ असेसमेंट विल बी द लेटर, किसी का किसी 15 दिन के बाद चेक होगा, किसी के 1 महीने के बाद चेक होगा। बट क्या कई बार ऐसा हो सकता है ऑन द सेम डे देयर इज असेसमेंट, अभी के अभी पेपर लिखो अभी के अभी चेक करते हैं, तो उस दिन में डेट ऑफ एग्जाम भी सेम ही होगी और डेट ऑफ असेसमेंट भी सेम होगी। बट इनकम टैक्स में ऐसा नहीं, अगले साल में ही असेसमेंट करेंगे, दिस इज अ जनरल रूल। उसके बाद स्टेटस रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट, चलो आप सब लोग कौन हो मुझे बताइए, वेदर यू आर रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। इसके लिए हमारे यहाँ पे एक टॉपिक भी है, एक टॉपिक है आगे, हाउ टू फाइंड आउट द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ ऑल द असेसी इंक्लूडिंग द ह्यूमन बीइंग इंडिविजुअल। तो आप सब लोगों ने क्या बोल दिया, आप रेसिडेंट हो, टॉपिक कवर करने से पहले ही बोल दिया आपने, तो कैसे आपको पता चला कि आप रेसिडेंट हो। अच्छा वो आपको पता है इसलिए, और बाकी लोगों ने क्या दिमाग, इनको थोड़ा बहुत वो पता है 120 डेज पढ़ाई करके आए हैं। हाँ इंडिया में ही थे बचपन से लेकर, बाहर कोई लेके ही नहीं गए। 120, ये कहाँ से आया 120, आई डोंट नो, किसी और लॉ में था क्या पढ़ाया हुआ, कंपनी एक्ट में, ठीक है। वो वाला सेम यहाँ पे नहीं होंगे रूल्स, ठीक है, थोड़े प्लस माइनस। तो वहाँ पे 120 डेज आपने शायद जो भी पढ़ा है, तो हम यहीं थे। या कोई बोले सर पिछले बचपन से लेकर आज तक मुझे कोई बाहर लेके नहीं गया, इवन महाराष्ट्र के बाहर भी नहीं गए, तो चांस ही नहीं है नॉन रेसिडेंट बनने का। मैं तो रेसिडेंट ही हूँ, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। तो ऑब्वियसली यस, अगर आप बचपन से यही हो तो कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं, यू आर अ रेसिडेंट। तो थोड़ी टैक्सेबिलिटी अलग आती है, जब वो टॉपिक हो जाएगा तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट, जो भी आप इनकम कमाते हो हमें उससे 5 हेड में डिवाइड करना है। सो इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी का फुल फॉर्म क्या है, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। उसके बाद आता है कैपिटल गेन्स एंड आर्स। इसमें अभी भी किसी को कैटेगराइज करने में डाउट है। कैपिटल गेन में जैसे कि आप अकाउंट्स में जिस चीज़ को असेट बोलते हो, आपका अकाउंटिंग का दिमाग, जैसे वो एसी मेरे लिए, वो बेचकर मुझे कुछ प्रॉफिट आ गया तो वो कैपिटल गेन है। मेरा घर मेरे लिए क्या है, असेट है, वो बेच दिया, 10 लाख रुपए मैंने कमाए उसमें प्रॉफिट, सेल प्राइस माइनस परचेस, वो मेरा कैपिटल गेन है। आपके गले में ज्वेलरी है, फॉर सम इमरजेंसी आपने वो बेच दी, और उसमें आपको पता जब मैंने खरीदा था ना बहुत सस्ते में लिया था, अभी थोड़ा महंगा हो गया गोल्ड, तो 15,000 रुपये का फ़ायदा। तो ये जो 15,000 का फ़ायदा है अगर टैक्स करना है तो कौन से हेड में, कैपिटल गेन में, क्योंकि आप असेट को बेच रहे। तो उसमें अगर कैटेगराइज नहीं हुआ, द रेसिडरी हेड इज व्हाट, आईओएस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अगर आप किसी भी इनकम को पहले 4 कैटेगरी में कवर नहीं कर पाए तो आपको उसको कौन से कैटेगरी में टैक्सेबल करना है। जैसे मैंने बोला इंटरेस्ट यूजुअली इज नॉट टैक्सेबल अंडर द फर्स्ट 4 हेड्स। जैसे अगर कोई रिद्धि पेन लेकर आ गई और वो उसको बाजू वाले को बेचना है विद हाई प्राइस,
30 रुपये पेन 100 रुपये विकना थी। तो 70 रुपये जो है वो मुझे बताइए कौन से हेड में जाएंगे। उसका बिजनेस है क्या? नहीं, वो बिजनेस नहीं, वो ऐसे ओकेजनली कोई आया दोस्त तो उसको चुना लगा रही बस, बाकी कुछ नहीं। तो आराम, बट उसकी अगर दुकान ही है प्रॉपरली और वो यहाँ पे मार्केटिंग मत, किसी को पेन वगैरह चाहिए होगा बता देना, नोटबुक बता देना। सो इज डूइंग एडवर्टाइजमेंट इन द क्लास ऑल्सो, मेरी दुकान है, सस्ते में दिला दूंगी, 30 का 100 में, ज़्यादा नहीं लूँगी आपसे। तो इसमें जो प्रॉफिट कम आएगी, नाउ डूइंग सम एडवर्टाइजमेंट, हैविंग द ओन बिजनेस ऑल्सो, तो ये कौन से हेड में चला जाएगा? बिजनेस होगा तो पीजीबीपी में चला जाएगा। ओकेजनली इफ यू आर डूइंग देन आयोस। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में भी जाना पड़ता है कई बार कि कौन से हेड में टैक्सेबल करें, बिकॉज इट मीन ऐसा कोई डेडलाइन फिक्स नहीं कि इसके बाद पीजीबीपी और इससे पहला आयोस, सो डिपेंड्स ऑन द फैक्ट्स। हाँ, आपके डाउट पर आता है। हाँ आएगा, टैक्सेबल भी होगा, देर इज नो एग्जम्पशन। और वो स्टॉक बेचेगा तो पीजीबीपी में, बिकॉज वो बिजनेस था उसका, पहले वो स्टॉक और बेच देगा और बाकी तो सब सिर्फ असेट्स बचेगी। ठीक है, एनी अदर डाउट? चलो, अब मैंने यहाँ पर बताया इन पांचों हेड की टोटल को कहा जाता है, जैसे मैंने यहाँ पे एक रैंडम फिगर कर लिया था, बट चलो एक कोई अदर फिगर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने 15 लाख रुपए कमा लिए। अब मैं ऐसे से पूछ रहा हूँ, क्या 15 लाख रुपए आपके पास है पूरे के पूरे एट द एंड ऑफ द ईयर, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक? 31 मार्च को सवाल पूछा जाएगा कितने पैसे बचे, पूरा उड़ा दिया, 10 रुपया बचा अकाउंट में, तो क्या उसे टैक्सेबल पूरा करना चाहिए? यस, नहीं तो सब लोग पैसा उड़ा देंगे, बोलेंगे मेरे जेब में कुछ नहीं रहा है। तो वो बोल रहा है सर मैंने बहुत खर्चा किया, वो माइनस करो। तो लॉ बोलेगा ठीक है माइनस कर देते हैं, लेस डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 ए स्टार्टेड विद द सेक्शन 80C2। लॉ बोल रहे थे कि आपके खर्चे नहीं, हम जो बता रहे हैं उस एरिया में अगर आपने वो पैसा स्पेंड किया होगा तो ही आपको ये डिडक्शन मिलेगा, मतलब वो माइनस हो जाएगा। तो एसएससी बोल रहा है कि चलो मैं बताता हूँ सर क्या क्या खर्चा किया। ग्रॉसरी नहीं मिलेगा। अच्छा, कपड़े खरीदे थे मैंने दिवाली पर? नहीं। मेरे बेटी को पढ़ाया था, उसका ट्यूशन फीस भरा था? हाँ, उसका मिलता है। लाइफ इंश्योरेंस निकाला है सर फैमिली का? हाँ बेटा उसका मिल जाएगा। मेडिकल इंश्योरेंस? हाँ उसका मिल जाएगा। सर मैंने आपको डोनेशन दिया था, मतलब मोदी जी को डोनेशन दिया था? हाँ मिल जाएगा। मैंने मंदिर में डोनेशन किया था, रजिस्टर्ड ट्रस्ट होगी तो मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें किसका मिलता है और किसका नहीं मिलता, ये कहाँ दिया गया, यही मिल जाएगा आपको। इट इज स्टार्टेड विथ, ये पूरे सेक्शन से जो आपको खुद बताएंगे कि कहाँ इन्वेस्ट करने से, कहाँ पैसा खर्च करने पर आपको डिडक्शन मिलेंगे। उसमें से 5-6 कैटेगरी मैंने आपको बता दी। तो मान लो 15 लाख में से वो ट्यूशन फीस, इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, डोनेशन, उसने 2 लाख का खर्चा किया, तो बच गया कितना? ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज अ टोटल इनकम, नथिंग बट अ टैक्सेबल इनकम। इसको क्या कहा जाता है? टैक्सेबल इनकम। पूरा हम 15 लाख रुपए टैक्सेबल नहीं कर रहे हैं, उसमें से थोड़े बहुत डिडक्शन सब माइनस करेंगे, बचा हुआ हम टैक्सेबल करेंगे। नाउ माय क्वेश्चन, कैन द जीटीआई विल बी द सेम 15 लाख, कैन टोटल इनकम वुड बी द जीरो इन दिस केस? हो सकता है क्या? हाँ, ऊपर 15 लाख है, क्या नीचे जीरो आ सकता है क्या? टोटल इनकम जीरो हो सकता है क्या? हो ही नहीं सकता इन एनी केस। पूरा क्या क्या होगा? राइट, पूरा सर डोनेशन कर दिया, 15 लाख आप ही को दिया सर, मैंने कसम खाई थी मोदी जी, मैं जब भी सीए बन जाऊंगा पूरे साल भर की सैलरी आप ही को दूंगा। पॉसिबल? मोदी भक्त। बाकी जो मंदिर वाले भी होते हैं थोड़े बहुत, वो वाले भक्त, रियल वाले जो होते हैं हमारे रियल वाले भगवान, वहाँ पे भी काफ़ी लोग बोलते हैं भगवान दोनों ग्रुप निकाल देना फर्स्ट अटेम्प्ट में, पेड़े का बॉक्स लेके आऊँगा, ये लेके आऊँगा, वो लेके आऊँगा। भगवान बोलेंगे बेटा इससे कुछ नहीं होगा मेरा, फिर क्या चाहिए? पूरे 1 साल की सैलरी चाहिए। विल यू रेडी? आपसे मैं सवाल कर रहा हूँ, क्या आप ऐसा कर सकते हो?
CMA बना देंगे भगवान आपको, बट पूरे 1 साल की सैलरी आपको मंदिर में डोनेट करनी। विल यू डू दैट? अब एक ही बार बनोगे आप, कभी कभी नहीं, एक ही साल, हर साल नहीं करना है, सॉरी, पहले साल सिर्फ फर्स्ट ईयर कि आप CMA बन गए। भगवान ने बोला था, आपने वादा भी किया था, भगवान मैं जैसे ही CMA कंप्लीट हो जाऊंगा, पहला 1 साल पूरा 12 महीने का जो भी पगार होगा टोटल इकट्ठा करूंगा और आपके चरणों में चढ़ा दूंगा, बट मुझे पास कर दीजिए बस। मैं तो हाँ बोल देता, आप नहीं। अरे वो 4-5 अट्टे में 2 साल निकल जाते हैं और बेइज्जती अलग से होती है, मुंह छुपा के बैठना पड़ता है रिजल्ट आने के बाद, 2 दिन फोन ऑफ रहता है, समझ जाना फेल हो गया। तो 2 साल की बेइज्जती से तो अच्छा है कि 1 साल काम भी करेंगे और भगवान भी खुश, हम भी खुश, घर वाले भी खुश। करना का नहीं करना। हाँ, तो हो सकता है कि आपने किसी रजिस्टर्ड ट्रस्ट में पूरे 15 लाख रुपए डोनेट कर दी हो, या किसी अच्छी संस्था में कोविड रिलीफ फंड होगा, डिफेंस फंड होगा, जिससे जहां प्यार होगा वहां पे वो डोनेट करेगा, पूरे 15 लाख दे दिए, तो पॉसिबिलिटी इज देयर कि 15 में से 15 माइनस हो गया, टोटल इनकम वुड भी हो सकता है। ठीक है, कॉम्बिनेशन में देख रहा हूं कि ये आगे जाके काम में आने वाला है। क्या डिडक्शन की टोटल 5 लाख हो सकती है? अगर 15 लाख हो सकती है तो 5 भी हो सकती है। क्या उस डिडक्शन की टोटल 0 भी हो सकती है? सर कहाँ पैसा उड़ा है? पूरा ग्रॉसरी पे, खाने पीने पर, कपड़े पे और मॉल में, बस वही पैसा उड़ा दिया। बेटा लाइफ इंश्योरेंस नहीं, मेडिकल नहीं, बच्चों को पढ़ाया नहीं, मैंने नहीं पढ़ा, अपने आप पढ़ लेंगे वो, या अब वो शायद बड़े हो चुके, तो मैं तो नहीं पढ़ा रहा हूँ इस साल में, तो वहाँ पे भी खर्चा नहीं हुआ है, ना ही कहीं डोनेशन दिया है। सो वेदर दैन डिडक्शन टोटल कुड बी 0, वो भी कॉम्बिनेशन है। ठीक है, लास्ट कॉम्बिनेशन, क्या डिडक्शन की टोटल 16 लाख भी हो सकती है उस साल में? वी आर टॉकिंग अबाउट द PY 23-24, कमाया उस साल में 15 लाख, बट डिडक्शन टोटल 16 लाख। कैसे हो सकता है? कैसे? हाँ, पिछले सालों का थोड़ा सेविंग घर में पड़ा हुआ था, कबोर्ड में रखा था, या बैंक में था 2-3 लाख रुपए, तो करंट ईयर में जो 15 लाख कमाए वो भी, प्लस पिछले सालों की सेविंग्स है वो भी 1 लाख रुपए जोड़ के 16 लाख रुपए हमने कहीं डोनेट या लाइफ इंश्योरेंस या जो भी आप बोलोगे मेडिकल इंश्योरेंस, वहाँ हमने खर्चा कर दिया, तो नीचे की टोटल 16 लाख भी हो सकती है। बट द लॉस इज डिडक्शन कैन नॉट एक्सीड द ग्रॉस टोटल इनकम। मतलब अगर ऐसी सिचुएशन आ भी गई तो कैसे लिखा जाएगा? 15 लाख, बट यहाँ पे आएगा 16, बट 16 को हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे 15 पर ही, और बोलेंगे इनकम 0 से कम नहीं हो सकता, निगेटिव नहीं होगा इनकम यहाँ पर, डिडक्शन की वजह से निगेटिव नहीं आएगा। सो डिडक्शंस कुड बी मैक्सिमम अप टू GTA। ठीक है, ग्रॉस टोटल इनकम से ज़्यादा नहीं हो पाएंगे 15 लाख से। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? क्लियर? ठीक है, अब आता है टोटल इनकम के बाद हमें क्या करना है। टोटल इनकम जैसे ही आता है, जैसे कि मान के चलते हैं यहाँ पे, क्या टोटल इनकम ऐसा भी हो सकता है 13,15,00,000 रुपया? सेविंग बैंक के इंटरेस्ट वैसे ही आते हैं, 4 रुपया, 5 रुपया, 15 रुपया, 18 रुपया, तो और फिगर आ सकती है। सो द टोटल इनकम इज 13,15,000 रुपीज। नाउ देर इज अ फर्स्ट सेक्शन, सेक्शन 288A, पहला सेक्शन आता है आपके इसमें, वो लिख देना आपको। सेक्शन 288 टॉक्स अबाउट टोटल इनकम को आपको राउंड ऑफ करना है टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ ₹10। ये रहा वो सेक्शन, आप लिख दीजिए, हेडिंग में ऊपर लिख देना, हो सके तो इसको टॉप में, जो आपकी नोटबुक होती है ना उसके टॉप में थोड़ा सा स्पेस है, वहां लिख देना टोटल इनकम राउंडेड ऑफ, टोटल इनकम राउंडेड ऑफ, सेक्शन लिखना 288A। ये सेक्शन याद भी रखना है आपको। सेक्शन नंबर 288 कैपिटल A, डैश करके लिखना, कितने में राउंड ऑफ करना है? नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ ₹10। और उसके बाद हम टैक्स लाइबिलिटी निकालते हैं। तो टैक्स लाइबिलिटी निकालने से पहले आपको टोटल इनकम को राउंड अप करना पड़ता है। जैसे आप कहीं पर भी किसी दुकान में जाते हो,
मॉल में जाते हो तो वहाँ पे जो आपका बिल होता है मेनी टाइम्स इट इज न पॉइंट्स, बट वो राउंड ऑफ कर देते हैं। यूजुअली दुकान में 1 रुपये में राउंड ऑफ होता है, इन द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ ₹1। वो उन शॉप वालों का रूल है, बट इनकम टैक्स वालों का रूल क्या है? नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ ₹10। मैथमेटिक्स आता है? चलो इसको राउंड ऑफ करके दिखा दीजिए। 13,15,000 इसको राउंड ऑफ करवाना है। ₹13,20,000। एनी अदर आंसर? 15 रुपये को राउंड ऑफ करोगे, 10 में राउंड ऑफ करना है। नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ ₹10, नॉट द 100। तो एक आंसर आया 13,10,000। और कोई आंसर? 13,20,000 वाला। तुमचं 10 होतं का 20 होतं? 20 था, अच्छा सॉरी। 10 वाला कोई है? 10। तो थोड़े बहुत लोग 10 है, थोड़े बहुत लोग 20 है। इसके अलावा और कोई है? 30 में राउंड ऑफ होगा क्या वो? नहीं, 10 में राउंड ऑफ करना है। तो नियरेस्ट थोड़ा सा आगे तो जाएंगे, नहीं तो थोड़ा सा पीछे तो जाएंगे, और वो 10 में रुकना है। द करेक्ट आंसर इज 20। हाँ, आप रूल बताइए कैसे। थोड़ा 10 वालों को समझ में आना चाहिए, वैसे बताना। हाँ, फाइव के आगे होगा तो, बट ये 5 के आगे नहीं, 5 ही। अच्छा, 5 और 5 से आगे होगा तो थोड़ा आगे जाना है, और 5 से कम होगा तो पीछे जाना है। सो 4 तक होगा। यहाँ पे अगर 4 होता, फिर 14 होता तो 10 किया होता, 12 होता 10 किया होता, 18 होता 18। तो 5 या 5 से आगे, या फिर यहाँ पे बॉर्डर पे एग्जैक्टली 15, ठीक है। तो 15 होगा तो अगले जाना है, 15 से आगे 16, 17, 18, 19, 20, ये सब जगह पर हम आगे जाएंगे। होपफुली यू विल रिमेंबर दिस। फिर भी एक जगह पे वो एक जहाँ पे राउंड ऑफ लिखा है वहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख के रख देना। 15 का क्या होगा? 10 होगा, वो लिख के रख दो। कोई भी, या पूरी अमाउंट आप लिख सकते हो। 13,15,000 का क्या होगा राउंड ऑफ? 13,20,000। बाकी आप समझ जाओगे शायद, है ना। 5 का समझ में आ गया तो बाकी इजी है। 5 से नीचे होगा तो ऑब्वियसली आप 10 कर दोगे। अगली बार चूकना नहीं, आप ही ने लिखा हुआ एग्जाम्पल के साथ लिखना। किसी को लगता है तो और एक आध एग्जाम्पल खुद के लिए लिख देना कि 14 होगा तो 10 होता, और 16 होता तो भी 20 होता। तो ये राउंड ऑफ करना जरूरी है। दिस इज द पार्ट ऑफ योर स्टेप। फर्क ज़्यादा नहीं पड़ने वाला, बट लॉ बोलते नहीं, पहले राउंड ऑफ करो फिर टैक्स निकालो। डन। पॉइंट में होगा भी तो कोई दिक्कत आएगा आपको? नहीं आएगा ना। लेट्स अज्यूम दैट इट्स 13,14 रुपीज .95 या 14.95, चलो। एक मिनट 514.95 इतना इनकम कमाया, हमारा वाला इनकम है 514.95। इसको राउंड ऑफ करना है, 10 में राउंड ऑफ करना है। लॉ बोल रहा है 288 डायरेक्ट लगा देना। डोंट मेक अ ट्वाइस राउंड ऑफ, एक ही बार राउंड ऑफ करना स्ट्रेट अवे। इसको डायरेक्टली मैं एक ही लाइन में राउंड ऑफ करूंगा, तो बताइए क्या होगा इसके साथ? 520। फंस गए। अभी उसने बताया था ना। हाँ, आप बताइए आपका नाम। हाँ, ऋतुजा जी बताइए क्या होगा इसके साथ? 515। दो बार मैंने नहीं बोला, एक ही बार कर। 515 तो ये गलत है। 288 बोलते हैं आपको 10 में ही राउंड ऑफ करना है, तो एक ही बार राउंड ऑफ करना है। तो यहाँ पे आपने जो लॉजिक बताया था, 5 से पीछे क्या छोटा है ना 5 से,
मतलब 4.95, तो इसको किया जाएगा 510 में। आप बोलोगे सर दो बार राउंड करते हैं, 514.95 इसको पहले राउंड ऑफ करेंगे 515, फिर 515 को फिर से राउंड ऑफ करेंगे, 5 लास्ट में आ गया, इसका मतलब 520। ऐसे दो बार नहीं करना, एक ही बार करना है। 5 से नीचे वाला है वही लॉजिक उन्होंने जो बताया था, 5 से थोड़ा भी कम रहेगा 0.1 भी, तो भी ऑब्वियसली वो पीछे चला जाएगा, तो 500। तो ये भी लिख के रख दीजिए। मैथमेटिकली ऑल्सो करेक्ट, ये इसमें मैथ्स है, कोई लॉजिकल नहीं है। सो इसका भी लिख देना 514.95 कम्स टू 510। ऐसा आपको पूछना चाहिए था मुझे, ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसे डाउट्स। ठीक, अब बाकी आ जाएगा ना, अब श्योर, फिर भी एक ले लेता हूँ। $495.10, तो 5 से थोड़ा ज़्यादा है, या 5 भी होता तो भी मैंने यही किया होता। ठीक है, ठीक है। सो वी रीच अप टू टोटल इनकम एंड द सेकंड पार्ट इज द राउंड ऑफ। चलो ये टोटल इनकम तक हम पहुंचे कैसे, फिर से बताते हैं। एट द हेडिंग राइट द कॉम्प्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एज वेल एज टैक्स लाइबिलिटी फॉर पी वाई और ए वाई लिखा जाता है। फिर जो भी ऐसे से हमारा इनकम बता रहा है उसको हम क्या करेंगे, 5 हेड में डिवाइड करेंगे, फिर उसकी टोटल करेंगे। पांचों हेड की टोटल को, मतलब सारे इनकम की टोटल को क्या कहा जाता है, ग्रॉस टोटल इनकम। उसमें से जितने भी एलिजिबल डिडक्शन है एज पर दी लॉ वो माइनस हो जाएंगे। जैसे हमने किया 2 लाख रुपए माइनस हो गए, एक्चुअली तो उसने पूरे 15 लाख खर्च कर दिए थे, बट जितना एलिजिबल है, जितना अलाउड है वो 2 ही लाख माइनस हो गया। और फिर टोटल इनकम कितना बच गया, लेट से 13 लाख 15 पैसे, 15 रुपीज़। फिर लॉ बोलता है अगर ये 10 में राउंड ऑफ नहीं है तो राउंड ऑफ कर दो, अगर ऑलरेडी राउंड ऑफ है तो कुछ मत करना। बट ये नहीं था, इसलिए हमने क्या कर दिया, उसको राउंड ऑफ कर दिया, और जो क्या आ गया 13,20,000 रुपीज़। ठीक है, आगे क्या बोला जा रहा है, फॉर्मेट। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट, कि इस एसएससी का आपको टैक्स निकालना है जिसका इनकम कितना है 13,20,000 रुपीज़। और ये इनकम कैसे निकाला जाता है अब वो हम चेक करने वाले हैं। चलो आ जाते हैं हम स्लैब रेट पर। नाउ नोटबुक में आपको लिखना है, ये रहे, आप हेडिंग दे देना ऊपर, टैक्स लाइबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल, टैक्स लाइबिलिटी इंडिविजुअल। इंडिविजुअल इज नथिंग बट ह्यूमन बीइंग। आपको आजू बाजू में जितने भी ह्यूमन बीइंग नजर आ रहे हैं, ये तो सब लोग है ही, मैं भी हूँ उसी में से। आपके घर में जो भी फैमिली मेम्बर है वो भी क्या है, ह्यूमन बीइंग है। अगर वो आपसे कभी सवाल कर रहे हैं बेटा मेरा टैक्स कैलकुलेट करके दे दो, तो ये वो मेथड है। तो आपसे उनको सिर्फ एक ही सवाल पूछना है, पापा जी बताइए आपका इनकम कितना है, टोटल इनकम। अगर उनके पास वो रेडी फिगर है, ये वाली जैसे जो हमारी 13 लाख आई थी, वो फिगर अगर उनके पास रेडी है, बेटा मेरा इनकम 13,20,000 है, तो क्या टैक्स निकाल सकती है, तो हाँ। तो आज से आप इसका जवाब दे पाओगे, कल में और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। सो हाउ टू कैलकुलेट द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ एनी इंडिविजुअल। तो ये जो टैक्स लाइबिलिटी आती है वो स्लैब रेट के हिसाब से आती है, बट इसमें हम पहले 3 कैटेगरी करेंगे। इंडिविजुअल में 3 कैटेगरी हमें बनाना है। 3 मतलब वो वाली नहीं, मेल फीमेल एंड अदर नहीं, यहाँ पर एज के हिसाब से बनेंगे। यहाँ पर मैं सिर्फ इंडिविजुअल लिखूंगा, थोड़ा स्पेस देकर यहाँ पर एक लाइन छोड़ के एरो कर देना, एक लाइन छोड़ देना और उसके नीचे आना। अब ये नॉर्मल वाला इंडिविजुअल है, या हाँ हम इस पहले वाली कैटेगरी में आते हैं, दिस इज फर्स्ट कैटेगरी। तो हमारा टैक्स कैसे निकाला जाता है, हम लोगों ने अगर पैसा कमाया 13 लाख रुपए, तो हमारा टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है। सो अप टू 2.5 लैक्स, एल का मतलब है लैक्स समझना, इट्स नील या जीरो। अप टू 2.5 कोई टैक्स नहीं होता, 2.5 लाख तो कोई टैक्स नहीं। मैं एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी, आप पहले अभी लिख लो। देन 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक,
5%, 5%। 5 लाख से लेकर 10 लाख तक 20%, and any amount which is beyond 10 lakhs, more than 10 lakh, it is 30%. This is called as a basic tax. आपने कुछ पेपर में या न्यूज़ में कुछ अलग ही देखा होगा, है ना, वो बताता हूँ वो भी क्या है, बट ये फिक्स है। आपका अटेम्प्ट कोई भी होने दो, ये वही रहने वाला है। ये जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ इसमें ये आपको या कंपलसरी याद रहना है। अगले साल का भी मई या नवंबर होगा तो भी यही रहेगा, अगले 2 साल तक कोई टेंशन नहीं, यही सेम रहेगा। सो व्हाट इज द स्लैब रेट अप टू 2.5 लाख नील। इसका मतलब है गवर्नमेंट का मानना है कि 2.5 लाख रुपए तक कमाने वाले लोग बहुत गरीब हैं, हमें उनके ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगाना चाहिए, तो उन्होंने माफ कर दिया। दिस इज द एग्जम्प्टेड कैटेगरी, ठीक है। तो जब भी आप इंटर बन जाओगे, आपकी आर्टिकलशिप शुरू हो जाएगी, यू विल हैव अ स्टाइपेंड। कितना होता है इंस्टीट्यूट रूल? अराउंड 2000 to 3000 रहेगा, महीने का 3000 रुपये। खून पसीने की कमाई होगी वो हमारी, साल भर का 36। क्या आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा? नहीं, बिकॉज व्हाट द लॉस इज अप टू 2.5 नहीं। आगे 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक अगर आप इनकम कमाते हो तो उसके ऊपर कितना टैक्स लगाएंगे हम? 5% से लगाएंगे। 5 लाख से ज़्यादा कमा रहे हो 10 लाख तक, सो यू कैन से एक आम आदमी या मिडिल मैन बोल सकते हो आप उसे, उसको कितना भरना देना है? 20%। और लॉ का ऐसा मानना है जो 10 लाख से ज़्यादा कमा रहा है वो शायद अमीर है, तो उसके लिए टैक्स रेट थोड़ा ज़्यादा ही लगा देंगे, इट इज़ 30%। दिस इज कॉल्ड एज अ प्रोग्रेसिव मेथड ऑफ टैक्सेशन। प्रोग्रेसिव मेथड, जैसे जीएसटी रिग्रेसिव है, ये प्रोग्रेसिव है। जैसे आपका इनकम बढ़ता रहेगा टैक्स रेट बदल रहे हैं, ठीक है। चलो, अब काफ़ी लोगों को ये ऑलरेडी पता भी होगा, बीकॉम में तो हो ही चुका है। रिद्धि डन। अगर आपकी इनकम 8 लाख है तो बताइए टैक्स कितना होगा? सबको कैलकुलेट करना है, यू कैन यूज द कैलकुलेटर्स, और साथ में दिमाग भी यूज करना है। सब लोगों को कैलकुलेट करना है और कैलकुलेटर पे वही रखना है, वही आपका फाइनल आंसर। सब लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, उसको बाद में चेंज मत करना, इट वॉज योर फाइनल आंसर। किधर है आपका? करो। अच्छा, मैंने बोला ना सोचना भी है, दिमाग भी लगाना है, तो बोला दिमाग लगा रहे अभी। डन। हो गया कितना? 160, 160। ऋतुजा 160। रिद्धि हटा दिया उन्होंने आंसर 160 वाला, ठीक है। सो 160 इज अ रॉन्ग आंसर, ठीक है। हाँ, तो ये 160 ठीक है, दिस बाय नेचुरल कॉमन है कि कोई भी एक आम आदमी ऐसा सामने मुझे अगर दिया जाता है तो 160 निकालेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बट लॉ बोल रहा है ऐसे नहीं टैक्स निकालना है, दीज आर द स्लैब रेट्स, और आपको इसको स्लैब की तरह ही कैलकुलेट करना है, जैसे अब मैं बता रहा हूँ कैसे। लॉ क्या बोल रहा है देखो, जो आपका इनकम है पहला 2.5 लाख, जैसे मैंने कितना 8 लाख बताया था ना अभी आपको, ठीक है। तो 8 लाख में से जो पहले 2.5 लाख है, 8 लाख में से जो पहले 2.5 लाख है उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं, इट कम्स टू 0, ठीक है। तो कितने खत्म हो गई? 2.5 लाख पहले, फिर अगले 2.5 लाख से लेकर 5 लाख, नेक्स्ट 2.5 लाख से लेकर 5 लाख, मतलब फिर से गैप कितना आता है? 2.5 लाख, 2.5 लाख का फिर से गैप, उसके ऊपर कितना रेट? 5%, मतलब निकालिए 2.5 लाख पर 5%, 12,500। इसका मतलब 5 लाख रुपए अगर किसी का इनकम है तो उसका टैक्स है 12,500। कैसे? 5 लाख पर 12,500 कैसे आया? 5 लाख में से पहले 2.5 लाख माफ, और ऊपर के जो 2.5 लाख बचे थे उसके ऊपर कितना परसेंट? 5%।
मतलब 5 लाख के ऊपर कितना टैक्स आया, 12,500। इसमें किसी को डाउट है? दिस इज द इनकम टैक्स ऑन 5 लाख रुपीज। पूछ लो अभी अगर डाउट है तो। 5 लाख का मैं बता रहा हूँ, 8 लाख छोड़ दो साइड में। 5 लाख में मैंने क्या किया, पहले 2.5 लैक्स, इट इज अ जीरो टैक्स। नेक्स्ट 2.5 लैक्स 5%, तो 2,50,000 इंटू 5%, 12,500। तो 5 लाख कमाने वाला अगर आपके घर में कोई इंसान होगा तो आप क्या बोलोगे, तुम्हारा टैक्स कितना आने वाला है, 12,500। वो बोलेगा कैसे? हम बोलेंगे उस 5 लाख में से पहले 2.5 लाख माफ है, जो बच गए 2.5 लाख है उसके ऊपर गवर्नमेंट ने कितना रेट लगाया, 5%। इसका मतलब अभी बताइए हमारा ये टैक्स कितने अमाउंट तक कैलकुलेट करके हो चुका है, अप टू 5 लाख, इट्स डन। अब 5 लाख से लेकर 10 लाख तक 20% रेट होता है, बट हमें कहां तक, 10 लाख तक नहीं जाना है, हमें कहां तक जाना है, 8 लाख तक। सो व्हाट इज द गैप? तो यहां पर मैं ब्रैकेट में लिखूंगा 3 लाख पे कितना परसेंट, मतलब कितना, आगे हमें जाना है कि 8 लाख तक हम पहुंच गए। नाउ व्हाट इज योर टोटल टैक्स? दिस इज हाउ द टैक्स इज कैलकुलेटेड ऑन 8 लाख। सो 8 लाख पर टैक्स आपका आ गया 72,500। इस कैलकुलेशन में किसी को डाउट है? ऐसे बाकी भी होंगे, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, डोंट वरी, बट कैलकुलेशन ऐसे ही होगा। सो स्ट्रेट अवे हम 20 या 30% से नहीं निकालेंगे, यहाँ पर उन्होंने बोला स्लैब से ही जाना है, आपको स्लैब रेट से जाना। अच्छा, ये जो 72,500 है, ये टैक्स कौन सी गवर्नमेंट के पास जाना है? ये तो आएगा ही, आपको पे भी करना होता है, रियलिटी में भी पे करना होता है। इट इज़ नॉट जस्ट थियोरेटिकल। सर 8 लाख रुपए कमाया, हाँ टैक्स कितना आ गया, 72,500, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया नहीं है, ये 72,500 उठा के गवर्नमेंट को पे भी करना है। और कौन सी गवर्नमेंट को? सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी जी को या निर्मला ताई को ये देना है। कैसे देना है मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, बाय चालान बैंक में जाके 72,500 पे करना है। इट गोज टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। और इस 72,500 से गवर्नमेंट क्या करती है हमारे लिए? ऑल द पब्लिक सर्विसेज दैट वी हैव इन द फर्स्ट सेशन, जो जो हमारे लिए बेनिफिट दिए गए इस 72,500 में से किए जाते हैं। अब इसे कहा जाता है बेसिक टैक्स। इसके बावजूद गवर्नमेंट ने यहां पर एक सेस भी लगाया है। इट इज कॉल्ड एज अ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ठीक है, तो ये जो स्लैब रेट है ना, उसके नीचे 2-3 लाइन छोड़ के आप लिख देना प्लस। ये बीच वाला मत लिखो, ये अमाउंट्स वगैरह लिखने की जरूरत नहीं। यू हैव रिटन दिस रेड पार्ट, हाँ उसके नीचे 1-2 लाइन छोड़ के लिख देना प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4% ऑन अ टैक्स। Health and education says at the rate 4% on a tax. हाँ, तो गवर्नमेंट हमसे 72,500 इस केस में टैक्स भी ले रही है, जिसे हम बेसिक टैक्स कहेंगे, और प्लस क्या ले रही है, कितने रेट से, 4%। कितना आ रहा है जरा देखिए, 72,500 पर 4% कितना, एंड दिस इज टोटल टैक्स। तो आपको जो गवर्नमेंट को चेक देना है या अमाउंट भेजनी है वो ये वाली होगी। तो ये सेस आता कब है, जहां कहीं पर भी टैक्स आ गया ना, इनकम टैक्स, उसके ऊपर हमेशा सेस आएगा। तो आगे टैक्स और पीछे सेस हमेशा चलता रहेगा। देयर इज नो एग्जम्पशन फॉर सेस, हर जगह पर, चाहे कंपनी पे करने दो, इंडिविजुअल या कोई भी होने दो। अब आप बोलोगे सर सेस एक्स्ट्रा क्यों लाया है ना, तो सेस का नाम क्या है, हेल्थ एंड एजुकेशन। ये जो 2,900 रुपये हम सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो भेज रहे हैं वो कहाँ यूज होंगे, सिर्फ और सिर्फ हेल्थ और एजुकेशन। बाकी वो डिफेंस के लिए, कचरा उठाने के लिए, रोड बनाने के लिए हम यूज नहीं करेंगे। और ऊपर के जो 72,500 है ये कहाँ यूज हो करेंगे गवर्नमेंट, वो कहीं पर भी कर सकती है, इंक्लूडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन ऑल्सो, वो वहां भी कर सकती है। तो ये कॉमन फंड है, ये कहीं पर भी यूज होगा। और जो सेस होता है वो हमेशा उसमें नाम में ही आ जाता है,
वो सिर्फ उसी पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, इसलिए अलग से सेस लगा जाता है ताकि गवर्नमेंट के पास अलग से हेल्थ और एजुकेशन के लिए अलग से पैसा आए और वो पैसा हम सिर्फ वहीं खर्च करेंगे। सेस इट इज़ वन काइंड ऑफ टैक्स, यू कैन से टैक्स के बदले हम सेस, टैक्स इज अ कॉमन फंड एंड सेस इज अ स्पेसिफिक फंड, वो उसी पर्पज़ के लिए यूज किया जाता है। तो एक पहले मोदी जी ने शुरुआत में स्वच्छ भारत सेस भी लगाया था, स्वच्छ भारत सेस, तो पैसा कहाँ यूज होता होगा, इंडिया को क्लीन करने के लिए, तो पैसा सिर्फ वहाँ पे। फिर पहले एजुकेशन सेस हुआ करता था बिफोर द बीजेपी गवर्नमेंट, सिर्फ एजुकेशन था, तो पैसा सिर्फ एजुकेशन, बाद में अमेंडमेंट करके उन्होंने हेल्थ एंड एजुकेशन लेकर आया। चलो यहाँ तक किसी को डाउट? ठीक है, नाउ आई विल गिव द एग्जांपल्स, आपको टैक्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब आप इसी के नीचे एक 2-3 लाइन छोड़ के सम्स लिखने हैं आपको, ऊपर डायग्राम बन जाएगा आपका, 3 कैटेगरी बन जाओगी ना वहाँ पे, 1 2 3 ऐसे ही बनेगी आगे। चलो अब आपके पास लिखा हुआ है, आपको टैक्स कैलकुलेट करना है। टोटल इनकम, बेसिक टैक्स, और उसमें 4% ऐड करके बन जाएगा टोटल टैक्स। टोटल इनकम, बेसिक टैक्स मतलब विदाउट सेस, और टोटल टैक्स इंक्लूडिंग सेस। सेस हमेशा कितने परसेंट से होगा, 4%, जो भी आपका टैक्स निकल के आएगा उसके ऊपर 4%। चलो विल टेक द एग्जांपल्स। फर्स्ट, 2 लाख रुपए इनकम कमाई, इनकम इज 2 लाख रुपीज, लिखो। हाँ, व्हाट इज द बेसिक टैक्स, 0। टोटल टैक्स, उसमें सेस कितना ऐड होगा, 0 पे 4%, 0 आएगा, सो टोटल टैक्स ऑल्सो विल बी 0। 2.5 मतलब 2.5 लाख, हाँ इस पे बेसिक टैक्स 2.5 लाख पर, तो ऊपर वर्डिंग अगर आप प्रॉपर देखोगे अप टू 2.5 लाख, 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं होगा, 2.5 लाख से जब ऊपर जाएगा तब सोचेंगे। डन। उसके बाद 2.5 लाख 10 रुपया, ₹10 एक्स्ट्रा कमा लिया, बेसिक टैक्स बता पाओगे, अप टू 2.5 नील, 2.5 से ऊपर जितना कमाओगे उसके ऊपर कितना परसेंट, नहीं 2.5 लाख से ऊपर 5%, तो ऊपर कितना कमाया आपने, 10, तो 10 पे 5%, 10 रुपये पे 0.5 आएगा, 50 पैसे। 2,50,000 10 है, स्लैब रेट क्या लिखा है ऊपर जरा देखिए पीछे जाके, 2.5 लाख तक माफ होता है, 2.5 तक नील, 2.5 से 5 लाख तक कितना परसेंट होता है, 5%, तो ये गैप कितना है, 2.5 लाख से ऊपर, 2.5 से ऊपर कितना कमाए, सिर्फ 10 रुपया, तो आप 10 रुपये पे 5% निकालिए, 10 इंटू 5%, कितना टैक्स आ गया, 0.5, उसमें से ऐड कर दोगे तो देखिए और फिगर आ जाएगी, 0. ठीक, नेक्स्ट 3 लाख रुपीज, ये टैक्स भी आगे जाके राउंड ऑफ होगा बट मैं बाद में बता देता हूँ, 3 लाख रुपीज। अब इनकम है आपकी 3 लाख, अप टू 2.5 नील, 2.5 से ऊपर कितनी अमाउंट है, 50,000, 50,000 के ऊपर कितना, 5%, समझ में आ रहा है, तो कितना आ गया,
नहीं समझा होगा बाजू वाले को हेल्प कर देना, ठीक है, बाद में धीरे धीरे बढ़ जाएगा। सच में अभी डाउट होगा तो आप सीरियसली पूछ लो, क्योंकि शुरुआत में ही आएगा, एक बार वो हो गया पता चल गया, बाद में कुछ नहीं आएगा, फिर तो आपके लिए सम्स आसान बन जाएंगे। 2500 प्लस उसमें सेस ऐड हो जाता है, कितना परसेंट से? हाँ तो देखो कितना इसमें 2500 में 4% ऐड करके फाइनल टोटल 100 रुपये सेस ही 26 रुपये फाइनल टैक्स। हमेशा आएगा, जब भी टैक्स आएगा सेस उसके साथ हमेशा रहेगा। 5 लाख। यू कैन रेफर द स्लैब रेट्स विच इज गिवन इन द पेज। अभी या नोट्स नहीं है आपके पास, मैंने जो लिखा है वो आप रेफर करो। पहले 2.5 लाख माफ, ऊपर के 2.5 लाख पर 5%, 12,500 प्लस 4% से ऐड करने के बाद 13,500 ये थे वर्थिंग, एग्जैक्ट 13,000 आ रहा है। 12,500 प्लस 4% 500 रुपये आ जाएगा, सो इट्स कम्स टू 13,000। 7,30,000। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? 2 रुपीज़ 2,50,000, ये नील 2.5 से लेकर 5 लाख तक। हाँ, अप टू 2.5 नील, 2.5 से लेकर 5 लाख तक जो गैप है 2.5, उसके ऊपर 5%, 12,500। 5 लाख से लेकर 10 लाख तक वैसे तो 20% होता है, बट हमें 10 लाख तक नहीं जाना है, हमें कहाँ तक जाना है? 5 to 730 तक। सो ये गैप कितना है? 2,30,000 का, और इसके ऊपर कितना परसेंट? कितना आ गया ये? एंड टोटल कम्स टू, ये तीनों की टोटल, तो आपकी बेसिक टैक्स की लाइबिलिटी 58,500 आ गई। एंड विथ 4% सेस डन। हाँ, स्पीड ओके है ना? मैंने बोला आप बाजू वाले की हेल्प ले सकते हो, और लास्ट में मैं हेल्प कर दूंगा अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो। नाउ द नेक्स्ट फिगर इज 10 लाख रुपीज, 10 लाख। चलो सो नील आया होगा, फिर 12,500, और थर्ड में आया होगा 1 लाख। ऐसा मिलाकर 1,12,500।
So 1,12,500 and with says 17. ऊपर जो स्लैब रेट लिखा है उसी को ही आपको फॉलो करना है. सो इफ समवन सेज माय इनकम इज 5 लाख, विदाउट सेस की हम बात कर रहे हैं, विदाउट सेस. थोड़ा ये टैक्स रेट याद रखिए क्योंकि आपके लिए आसान होंगे. अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि 5 लाख रुपए के ऊपर कितना टैक्स आता है विदाउट सेस, 12,500. ये हो सके तो याद रखना, नहीं होगा तो आप कैलकुलेट कर लेना. और अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि 10 लाख तक कितना आता है टोटल, 1,12,500. तो प्लस सेस वगैरह 4% जो भी निकल के आएगा, बट द बेसिक टैक्स वुड बी 1,12,500. ये टैक्स निकल के आता है. तो ये मैंने क्यों करवाया 10 लाख तक का, क्योंकि 10 लाख से ऊपर अगर आप टैक्स निकालने जाओगे तो व्हाट इज द रेट, 30%. तो फिर से देखो यहाँ पर ये स्लैब रेट अप टू 2.5 नील होता है, कोई टैक्स नहीं. 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक 5%. तो 2.5 से लेकर 5 लाख मतलब ये 2,50,000 का गैप था, इस पे 5% निकाला तो 12,500. मतलब 5 लाख तक 12,500 का टैक्स आता है. 5 लाख से लेकर कहाँ तक जाना है, लॉ बोल रहा है 10 लाख तक. 5 से 10 लाख तक रेट होता है 20. तो 5 से 10 लाख तक गैप कितना होता है ये मैं हटा देता हूँ अभी. अगर इसका प्रॉपर टैक्स कैलकुलेट करना है, हाँ, तो 5 से लेकर 10 लाख तक गैप कितना होता है, 5 लाख. और उसके ऊपर रेट कितना अप्लाई होगा, मतलब ये कितना आएगा. अगर इसकी हम टोटल करते हैं तो 10 लाख पर 1,12,500 का टैक्स आता है. 10 से ऊपर जितनी भी अमाउंट होगी उसके ऊपर रेट कितना है, 30%. चलो यहाँ पर आते हैं. नाउ नेक्स्ट टेक अ फिगर ऑफ 14 लाख. Is it done? चलो यहाँ ध्यान दो, फिर भी मैं करवाऊंगा, डोंट वरी. कितना इनकम था हमारा, 14. मैं उसी ऊपर जा रहा हूँ स्लैब रेट की तरफ. अप टू 2.5 नील. 2.5 से लेकर 5 लाख 5%, 12,500 सेम ही रहेगा. फिर 5 लाख से लेकर 10 लाख गैप 5 लाख का 20%, 1 लाख भी सेम ही रहेगा. अब हमारी इनकम 10 लाख से ऊपर चली गई, इसलिए ये कॉमन चीज़ें रहेगी. अब 10 लाख से कितना ऊपर है, वी हैव टू रीच अप टू 14 लाख. म्हणजे किती एक्स्ट्रा गैप है, 4 लाख, बराबर ना. तो ये 4 लाख के ऊपर कितना रेट लगाओगे आप, कितना हो जाएगा. और इस सबकी टोटल करनी है, 3 लाख 32 232 था सर. चलो अभी बताइए किसको समझ में नहीं आए. अब इसके आगे वाली कितनी भी फिगर होगी तो कोई फर्क पड़ता है क्या,
अगर 20 लाख भी बोल दिया ठीक है, तो 10 से ऊपर कितने फिर और 10 ऐड हो जाएंगे उसके ऊपर 30%, अगेन 3 लाख रुपीज़। ठीक है, तो उस हिसाब से वो आ जाएगा। ठीक है, फिर भी मैं एक दो सम यहीं करवा देता हूँ आपके लिए, जिनको अभी भी थोड़ा फुल डाउट है। चलो आप एक फिगर बताइए, अबाउट 10 लाख, एनी फिगर, रैंडम फिगर। 17, 17 लाख। हाँ, यहाँ पे आप मुझे डिक्टेट कीजिए कैसे, अप टू 2.5, इकडे बघा, अप टू 2.50, यहीं कैलकुलेट कर लेता हूँ, आप मत कीजिए। ठीक है, अप टू 2.50, फिर 2.5 लाख से 5 लाख, ये तो सेम ही रहने वाला है, 12,500 ये सेम ही रहेगा। फिर 5 लाख से 10 लाख, ये जो 5 लाख पे 20% है ये भी सेम ही रहेगा। अब आपने बताया 17 लाख, सो व्हाट इज द इनकम अर्न अबाउट 10 लाख, 10 से ऊपर कितना है 7, मग आता मी काय करणार, 7 वरती किती किती, फिर क्या करना है मुझे, सबकी टोटल करनी है, ऊपर का तो सेम ही रहेगा 3 लाख। क्या हुआ, हो रहा है क्या? अब मैं जब बता रहा हूँ तो मेरी तरफ ध्यान दो, बाजू वाले को बाद में देख लेना। कुछ हैविंग डाउट पूछ लो मुझे अभी, और 10 मिनट मेरा गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज ये समझ में आया तो नए सिस्टम ऐसे ही वर्क करने वाली। हाँ चलो, क्या समझ में नहीं आया इस चीज़ में बताइए, कहाँ पर बताइए, ये वाला देखिए मेरा हैंड राइटिंग जो बढ़िया है। हाँ, 17 लैक्स का इनकम निकाला है, अप टू 2.5 हमेशा जीरो रहेगा, ये रेडी करके आप रख सकते हो। 2.5 से 5 लाख तक 12,500 कैसे आया? हाँ, इन दोनों के बीच में गैप कितना है, 2.5 है, उसके ऊपर 5%, 12,500। फिर 5 से 10 लाख, इसमें भी गैप कितना है, 5 लाख का गैप है, उसके ऊपर 20, तो आ गया 1 लाख। तो 10 लाख तक आपको सेव करके रखना है, 1,12,500 का टैक्स होता है फॉर एमसीक्यू पर्पस। मैं क्यों बता रहा हूँ, ये एमसीक्यू के लिए। और 10 लाख से ऊपर जितनी भी अमाउंट होती है उसके ऊपर कितना, 30%। तो 10 से ऊपर मैंने कितने बताया, 7 के ऊपर 30%, 2,10,000, 210 आ गया, और ऊपर का 1,12,500, 10 लाख तक का वो टैक्स होता है। तो 210 प्लस 1,12,500, या अगर ये पूरा लिखा होगा तो तीनों की टोटल कर देना। सो कम्स टू 3,22,500, दिस विल कम्स टू बेसिक टैक्स। चलो अभी भी कैलकुलेशन कैसे किया इसमें किसी को डाउट है क्या? चलो अब मेरा एक फेवरेट फिगर ले लेते हैं, मोठी घेऊ अमाउंट, IT वाल्यांचा पगार घेऊ, 28,80,500। आप जिनको डाउटफुल है थोड़ा सा वर्किंग करो, मेरा एडवाइस रहेगा, जिनको अच्छे से समझ में आया वो सिर्फ कैलकुलेटर पे करो, अदरवाइज जस्ट डू द सम रफ वर्किंग लाइक दिस। लिखो पूरा, जिनको डाउटफुल है मैंने बोला आप लिखो तो ही समझ में आएगा।
अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 10 लाख तक का सेम ही रहेगा। 10 लाख से ऊपर कितना कमाया आपने? 18,80,500। इसके ऊपर 5,150,000। Now you have to take just total of this. प्लस 4% से ऐड करके जो भी आएगा दैट विल बी योर फाइन। ठीक, तो 4% इजी पार्ट। लेकिन अगर आपका बेसिक टैक्स गलत हो गया तो शेष भी क्या होने वाला है, गलत ही आएगा, फाइनल आंसर भी गलत होगा। तो यहाँ पर कई बार नाउ लिटिल बिट शॉर्टर वे टू कैलकुलेट द टैक्स, शायद आप लोगों ने उसको फॉलो भी किया होगा। अगर मुझे ऐसे ही मान लो ये सेम अमाउंट के लिए 28,80,500 के लिए डायरेक्टली टैक्स पूछा जा रहा है, एन MCQ का है क्वेश्चन 1 या 2 मार्क्स के लिए। तो अगर आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है तो मैं क्या करूँगा, स्ट्रेट अवे 28,80,500 लूँगा कैलकुलेटर पे। लो जरा 28,80,500 माइनस में 10 लाख कर दूंगा उसमें से। मतलब अब 10 लाख से ऊपर वाली कितनी अमाउंट आपके पास पहुंच गई, एक तरह से ये वाली अमाउंट पहुंच गई आपके कैलकुलेट। इसको मैं लेकर आऊँगा, इसके ऊपर निकालिए 30%, ये आ गई। हाँ, अब ये था 10 लाख से ऊपर वाला जो टैक्स था वो आ गया। अगर आपके दिमाग में सेव होगा कि मुझे याद आ रहा है कि 10 लाख पे ऑलरेडी टैक्स कितना होता है, 1,12,500, ये वाला टैक्स अगर आपके दिमाग में सेव होगा 1,12,500, तो उसमें अगर आप डायरेक्टली 1,12,500 ऐड कर दोगे तो फाइनल आंसर आपको वो आ जाएगा। बट ये फॉर्मूला कब यूज़ करना है, अगर आपकी इनकम 10 लाख से ऊपर होगी तो। कम होगी तो फिर ये लिखना मेरे लिए शायद बेटर होगा। तो 10 से ऊपर होगा तो 10 के ऊपर का 30% प्लस 1,12,500। दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द टैक्स इन अ फास्टर वे। बट फिर भी लग रहा है नहीं फास्ट नहीं करेंगे, थोड़ा सा लिखेंगे। तो वर्किंग नोट के लिए भी बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है, शॉर्टकट में आप वर्किंग नोट लिख के इसका फाइनल टैक्स आप निकाल सकते हो। और जब भी टैक्स आएगा मैंने बोला है देयर वुड बी ए सेस एट द रेट 4%। अब एग्ज़ाम में दिक्कत आती है कि जो नीचे आंसर दिया है वो विद सेस के साथ लिखना है या विदाउट सेस के साथ, तो यहाँ पे डिपेंड करता है। तो आप वो लिख लेना साइड में फिगर विद सेस एंड विदाउट सेस। तो यूजुअली द विद सेस इज एक्चुअल टैक्स। फाइनल टैक्स कौन सा है हमारा, ये वाला है, ये प्लस 4%। तो उस चारों में देख लेना कि विद सेस से कुछ मैच हो रहा है क्या। अगर उसमें मैच नहीं हुआ तो शायद उन्होंने कैसा पूछा होगा, बेसिक टैक्स पूछा होगा। तो आप चेक कर लेना ये वाली फिगर कहीं है क्या, सो इसको आपको टिक करना है या ये करेक्ट आंसर। बट अगर आप रियलिटी में बोलोगे प्रैक्टिकल में, तो ये रियलिटी वाला ही पिक्चर है कि आपके आजू बाजू में कोई आपके जैसा ही कोई फ्रेंड वगैरह होगा या कोई भाई होगा और उसका अगर सैलरी इतना है तो रियलिटी में उसको इतना टैक्स देना पड़ता है इन अ प्रैक्टिकल लाइफ ऑल्सो। उसको जो भी आया था 676 प्लस 4% भी, वो सब ऐड करके करीबन 7 लाख रुपए उससे मोदी जी को देने पड़ते हैं। तो 28 में से 7 तो मोदी जी को। दर्द बहुत होगा आपको, आपने तो दिया भी नहीं तो भी आपको थोड़ा बहुत दर्द महसूस होता होगा, अरे इतना। हाँ, दिस इज द रियल टर्म। ये तो आगे जाके और भी थोड़ा बढ़ जाता है, व्हेनेवर देयर इज अ सरचार्ज वगैरह, ये टैक्स आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। 7 लाख रुपया ये उन्हीं को चला गया, बाकी आपका। तो ऐसा कोई भी इनकम होगा, नॉट ओनली द सैलरी, तो फॉर दोज पर्सन्स हु आर अर्निंग द इनकम फ्रॉम अ बिजनेस, उन लोगों के साथ भी यही होगा। कोई भी इनकम कमाने दो, यूजुअली दोज हु आर हैविंग अ पेंशन उनका भी ऐसे टैक्स आएगा। तो एक प्राइमा फेसिया ये रहा कैलकुलेशन। बाकी की 2 कैटेगरी को हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। इसकी आप अच्छे से और प्रैक्टिस करके लेकर आ जाना, या मैं काम करता हूँ जिनको थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए आई विल गिव द 4-5 फिगर्स, ठीक है, होमवर्क के लिए। आपको होमवर्क भी कुछ तो होना चाहिए। हाँ, दोनों रहा तो मेरे हिसाब से दोनों नहीं रहेगा, देन विथ सेस इज द करेक्ट आंसर, फाइन। और वहाँ पे चाहे तो नोट लिख देना, बट विथ सेस होता है वही फाइनल टैक्स होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता। चलो, टेक द होमवर्क 5 फिगर्स फॉर होमवर्क। 21,13,004, इसको आपको पहले क्या करना पड़ेगा, बट वो कितना हो जाएगा राउंड ऑफ
इसका राउंड ऑफ 21 लाख और फिर वो कैलकुलेशन आप नीचे वर्किंग में दिखा के फाइनल टैक्स मुझे यहाँ पे चाहिए, ठीक है। सो ये एक आ गया। उसके बाद 29,30,000, 52,65,000, then 1,23,15,600, 1,23,15,600 और पता नहीं जो फिगर आई वो लिख लेना, 154080500 कितना है वो? टैक्स निकाल पाओगे? बहुत ज़्यादा स्टेप्स बनेंगे सर, अगर 5 लाख या 6 लाख के 3 स्टेप्स बन रहे हैं तो 15 करोड़ के कितने स्टेप्स बनेंगे? 3 ही बनेंगे। आखिर में तो वही लिखना है 10 लाख से ऊपर जितनी भी फिगर है करोड़ों में होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 लाख से ऊपर जितना भी अमाउंट आता है उसके ऊपर रेट कितना फिक्स है? 30%। तो ये कैलकुलेट करना अलॉन्ग विद द सेस भी ऐड करके फाइनल टैक्स वहाँ पे लिख देना टेम्परली, जस्ट फॉर प्रैक्टिस। हाँ 50 से ऊपर सरचार्ज भी आएगा, बट दिस इज जस्ट आई हैव सेड फॉर अ प्रैक्टिस। सिर्फ बेसिक टैक्स निकालोगे तो भी चलेगा, एक्चुअली इसके नीचे सरचार्ज चालू हो जाता है बिलो दिस फिगर, तो बेसिक टैक्स सिर्फ कैलकुलेट कर देना।